दोस्तों, अगर एक बेगुनाह को बचाने और अपनी बेटी की जान बचाने में से सिर्फ एक ही रास्ता चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? आज की फिल्म की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए जानते हैं फिल्म इक्का की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक शानदार पार्टी से होती है। चारों तरफ तेज म्यूजिक, डांस और रंग बिरंगी लाइटों का माहौल होता है। हर कोई अपनी मस्ती में डूबा हुआ होता है। तभी हमारी मुलाकात होती है शौर्य से, जो एक बड़े बिजनेसमैन और नेता हर्षवर्धन का बेटा है। पैसों और ताकत की वजह से उसके अंदर काफी घमंड होता है। पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात सोमी नाम की एक लड़की से होती है और दोनों बातों बातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर दोनों साथ में पार्टी से बाहर निकलते हैं और एक ही कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक चाय वाला रात में अपनी दुकान समेट रहा होता है। तभी उसके सामने एक काली कार आकर रुकती है। वो चाय लेकर कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, अचानक कार का दरवाजा खुलता है और एक लड़की बुरी तरह घायल हालत में सड़क पर गिर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कार तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोमी थी। अब सीन कट होता है और हम मिलते हैं अर्जुन से, जिसे लोग अदालत की दुनिया का इक्का कहते हैं। वो शहर का सबसे मशहूर क्रिमिनल लॉयर है और आज तक कोई केस नहीं हारा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी जीत नहीं बल्कि उसके उसूल है। अर्जुन कभी भी किसी ऐसे इंसान का केस नहीं लड़ता जिसे वो खुद गुनहगार मानता हो। इसी वजह से लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तभी अर्जुन के पास उसकी पत्नी अवंतिका का फोन आता है। वो घबराई हुई होती है और अर्जुन बिना देर किए सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। वहां उनकी बेटी समेरा भर्ती होती है। दरअसल स्विमिंग कंपटीशन के दौरान अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा था। डॉक्टर पहले कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट करना जरूरी होगा। साथ ही अर्जुन और अवंतिका का भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। दोनों को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बेटी की चिंता में वे कुछ नहीं पूछते। तभी अर्जुन के असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि शौर्य के पिता हर्षवर्धन चाहते हैं कि अर्जुन उनके बेटे का केस लड़े। अर्जुन सीधे उनसे मिलने पहुंचता है। हर्षवर्धन हाथ जोड़कर उससे अपने बेटे को बचाने की विनती करता है, क्योंकि यह मामला अब उसकी राजनीति और इज्जत दोनों पर असर डाल रहा था। लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। तभी पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य के बीच पहले से ही पुरानी दुश्मनी है। शौर्य भी ताना मारते हुए कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे अर्जुन उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अर्जुन सिर्फ इतना कहता है कि उसके लिए कोई चमत्कार होना पड़ेगा और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से यह केस सरकारी वकील मधु को दिया जाता है। मधु अर्जुन को अपना आदर्श मानती है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि अर्जुन ने यह केस लेने से मना कर दिया है तो उसे बिल्कुल हैरानी नहीं होती। उधर अस्पताल में रिपोर्ट आने के बाद अर्जुन और अवंतिका की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि समेरा को ब्लड कैंसर है और बीमारी काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है। अगर जल्द इलाज शुरू नहीं हुआ तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। डॉक्टर बताते हैं कि अब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही उसकी आखिरी उम्मीद है। सबसे पहले माँ बाप का बोन मैरो मैच किया जाता है, लेकिन अर्जुन और अवंतिका दोनों का बोन मैरो समेरा से मैच नहीं करता। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि समेरा के असली पिता को जल्द से जल्द बुलाना होगा, क्योंकि अब वही उसकी जान बचा सकता है। ये सुनकर अर्जुन बिल्कुल सन्न रह जाता है। अवंतिका रोते हुए कबूल करती है कि समेरा उसकी सगी बेटी नहीं है। कई साल पहले उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी और उसने ये सच कभी अर्जुन को नहीं बताया। अर्जुन के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उस समय उसके सामने सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी थी। इसलिए वो अपने दर्द को छिपाकर डॉक्टर से पूछता है कि समेरा का असली पिता कौन है। तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शौर्य है। ये सच सुनकर अर्जुन बिना एक पल गवाए शौर्य के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जान बचाने की बात करता है, लेकिन शौर्य अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने का मौका नहीं छोड़ता। वो साफ कहता है कि अगर अर्जुन उसका केस लड़ेगा और उसे बरी करवा देगा, तभी वो अपना बोन मैरो देगा, वरना समेरा की जान नहीं बचेगी। अर्जुन के सामने अब बहुत बड़ी मजबूरी खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसके उसूल थे और दूसरी तरफ उसकी बेटी की सांसें। आखिरकार एक पिता अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और शौर्य की शर्त मान जाता है। इसके बाद पता चलता है कि शौर्य कभी अर्जुन के अंडर वकालत सीखता था। शुरू में अर्जुन उसे एक अच्छा वकील बनाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि शौर्य के लिए सच और झूठ की कोई कीमत नहीं है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से अर्जुन ने उसका लाइसेंस रद्द करवाने में अहम भूमिका निभाई थी और तभी से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे।
अब मजबूरी में अर्जुन वही इंसान बचाने जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि अर्जुन अब शौर्य का केस लड़ने वाला है, पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सबसे ज्यादा हैरानी मधु को होती है, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन बिना वजह कभी किसी अपराधी का साथ नहीं देता। इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि इस मामले में जरूर कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी टीम को आदेश देता है कि शौर्य की कार की पूरी जांच दोबारा की जाए, लेकिन पता चलता है कि कार का केमिकल वॉश करवाया जा चुका है और लगभग सारे सबूत मिट चुके हैं। ये बात अर्जुन की परेशानी और बढ़ा देती है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता और सीधे अदालत पहुंच जाता है, क्योंकि अब इस हाई प्रोफाइल केस की पहली सुनवाई शुरू होने वाली थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले अर्जुन शौर्य को गवाही के लिए बुलाता है। शौर्य बताता है कि पार्टी में उसकी मुलाकात सोमी से हुई थी। दोनों ने साथ में डिनर करने का फैसला किया था, लेकिन रास्ते में जब उसने सोमी को किस करने की कोशिश की तो वो नाराज होकर कार से उतर गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। ये सुनते ही उसकी पत्नी गौरी गुस्से में कोर्ट से बाहर चली जाती है। अब मधु शौर्य से पूछती है कि उस रात 1 बजे के बाद वो कहां था। शौर्य कहता है कि वो सीधे अपने घर चला गया था, लेकिन जब उससे इसका सबूत मांगा जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। कोर्ट अगली तारीख दे देती है। दूसरी सुनवाई में मधु चाय वाले को गवाह बनाकर लाती है। वो बताता है कि उसने एक काली कार से सोमी को गिरते हुए देखा था और उसे लगा था कि गाड़ी में शौर्य ही बैठा था, लेकिन अर्जुन उससे कार का मॉडल, नंबर और शौर्य का चेहरा पहचानने जैसी बातें पूछता है, जिनका वो सही जवाब नहीं दे पाता। उसकी गवाही कमजोर पड़ जाती है और अदालत उसे पक्का सबूत नहीं मानती। सुनवाई खत्म होने के बाद मधु अचानक एक अहम बात नोटिस करती है। कार भले ही साफ कर दी गई हो, लेकिन शौर्य की कार की चाबी अभी भी पुलिस के पास है। उसे शक होता है कि चाबी के अंदर कोई सबूत बचा हो सकता है। वो तुरंत उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का आदेश देती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी अगली चाल की तैयारी में जुट जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब ये मुकदमा पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है। अगली सुनवाई से पहले फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाती है और यही रिपोर्ट पूरे केस का रुख बदल देती है। मधु पूरे भरोसे के साथ कोर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है। वो बताता है कि शौर्य की कार की चाबी के अंदर जो खून मिला है उसका डीएनए सोमी के खून से मेल खाता है। ये सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अब तक जो लोग शौर्य के बचने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें भी लगने लगता है कि मामला उसके खिलाफ जा सकता है। अर्जुन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे इस सबूत की उम्मीद नहीं थी। वो जज से थोड़ा समय मांगता है और सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी जाती है। कोर्ट से निकलते ही अर्जुन सीधे जेल पहुंचता है और शौर्य से आखिरी बार सच पूछता है। वो कहता है कि अगर उसने सच में सोमी के साथ कुछ किया है तो अभी बता दे, क्योंकि झूठ के सहारे वो उसे हमेशा नहीं बचा पाएगा। लेकिन शौर्य फिर वही बात दोहराता है कि उसने सोमी पर हमला नहीं किया। उसका कहना होता है कि जब उसने सोमी को किस करने की कोशिश की थी, तभी शायद उसके होठों से लगा खून चाबी पर लग गया होगा। अर्जुन उसके चेहरे को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। दूसरी तरफ अस्पताल में समैरा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे पहले शौर्य को अदालत से बाहर निकालना जरूरी था, क्योंकि तभी वो बोन मैरो देने के लिए तैयार होगा। इसी दौरान एक और दुखद खबर आती है। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार सोमी की मौत हो जाती है। अब ये मामला जानलेवा हमले से सीधा हत्या के केस में बदल जाता है। सोमी की मां पूरी तरह टूट जाती हैं और अदालत से सिर्फ इंसाफ की मांग करती हैं। ये खबर सुनकर अर्जुन भी समझ जाता है कि अब उसकी मुश्किल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अगली सुनवाई में अर्जुन एक नया गवाह पेश करता है। ये अभिमन्यु होता है, जो सोमी का बॉयफ्रेंड था। अर्जुन उससे पूछता है कि क्या उनके रिश्ते हमेशा अच्छे थे। पहले तो अभिमन्यु सब कुछ ठीक बताता है, लेकिन जब अर्जुन उसके पुराने मैसेज और चैट सामने रखता है तो वो मान लेता है कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। उसने गुस्से में कई बार सोमी को धमकी भी दी थी, क्योंकि उसे हमेशा शक रहता था कि सोमी उससे कुछ छिपा रही है। अर्जुन का मकसद सिर्फ इतना साबित करना होता है कि सोमी की जिंदगी में सिर्फ शौर्य ही नहीं, बल्कि और भी ऐसे लोग थे जिनके साथ उसके रिश्ते खराब थे। हालांकि ये सब करते हुए अर्जुन खुद भी असहज महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक लड़की की निजी जिंदगी को अदालत में लाना ठीक नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। अब मधु फिर से पलटवार करती है। इस बार वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दोबारा बुलाती है
और साफ कहती है कि चाबी पर मिला खून किसी संयोग से नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन अपनी तरफ से एक दूसरी एक्सपर्ट को बुलाता है। वो अदालत को समझाती है कि कार का केमिकल वॉश किया गया था। ऐसे में चाबी पर मिले बेहद कम खून के आधार पर 100% यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वही खून घटना वाली रात का है। इतना ही नहीं, जांच के लिए जितना सैंपल चाहिए था उतना भी नहीं मिला था। इसलिए सिर्फ इसी रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसकी बात सुनकर अदालत भी मानती है कि ये सबूत अकेले काफी नहीं है। इसके बाद मधु एक और गवाह को पेश करती है। ये एक लड़का होता है जो उसी इलाके की एक बिल्डिंग में रहता था। वो बताता है कि उसने रात करीब 1:10 पर शौर्य को अपनी बिल्डिंग के नीचे देखा था। उसकी कार भी वहीं खड़ी थी और वो किसी से फोन पर बहुत घबरा कर बात कर रहा था। ये बयान सुनते ही अर्जुन चौंक जाता है, क्योंकि अगर शौर्य उस समय वहां था तो फिर वो 1 बजे घर कैसे पहुंच गया। सुनवाई खत्म होते ही अर्जुन फिर से शौर्य के पास जाता है, लेकिन इस बार भी उसे वही जवाब मिलता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब अर्जुन खुद उस बिल्डिंग के पास जाकर पूरी जगह की जांच करता है, आसपास के लोगों से बात करता है और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता है। इसके बाद वो सीधे गौरी से मिलने पहुंचता है। काफी समझाने के बाद गौरी एक बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि उस रात शौर्य करीब 1 बजे घर आया था और आते ही उसने उसे बुरी तरह पीटा। डर के मारे उसने पुलिस को फोन भी किया था, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली क्योंकि वो शौर्य और उसके परिवार से डरती थी। ये बात सुनकर अर्जुन को पहली बार लगता है कि शायद यही वो सबूत है जिससे शौर्य का सच सामने आ सकता है। उधर मधु की अपनी जिंदगी में भी परेशानी शुरू हो जाती है। उसका पति उसे एक महंगे होटल में ले जाकर बताता है कि उसे बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है और ये नौकरी उसे हर्षवर्धन की कंपनी ने दिलवाई है। मधु तुरंत समझ जाती है कि ये रिश्वत देने का एक तरीका है ताकि वो केस से पीछे हट जाए, लेकिन वो साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि वो किसी भी कीमत पर इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से उसके पति और उसके बीच भी तनाव पैदा हो जाता है। इसी दौरान अर्जुन और मधु एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। ऊपर से ये एक सामान्य मुलाकात लगती है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में पहले से ही एक योजना चल रही होती है। वो जानबूझकर अपना मोबाइल टेबल पर छोड़कर कुछ देर के लिए उठ जाता है। तभी उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि गौरी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मधु की नजर उस मैसेज पर पड़ जाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत गौरी का नाम बैठ जाता है। अर्जुन यही चाहता था। अगले दिन कोर्ट में मधु अचानक गौरी को गवाह बनाकर पेश कर देती है, लेकिन गौरी सबको चौंकाते हुए कहती है कि शौर्य रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था। ये सुनते ही कोर्ट में मौजूद हर इंसान को लगता है कि अब शौर्य बच नहीं पाएगा, लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी घबराता नहीं। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मधु भी हैरान रह जाती है, क्योंकि अर्जुन को पहले से पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और कुछ ही देर में वो पुलिस के कॉल रिकॉर्ड्स और इमरजेंसी हेल्पलाइन की रिकॉर्डिंग लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। अर्जुन जज से उन रिकॉर्डिंग को चलाने की इजाजत मांगता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग बजती है, पूरी अदालत में सन्नाटा छा जाता है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि रात करीब 1 बजे गौरी ने पुलिस को फोन करके कहा था कि उसका पति उसे बुरी तरह मार रहा है। कॉल के दौरान पीछे से शौर्य की आवाज भी सुनाई देती है, जो उस पर चिल्ला रहा होता है। कुछ मिनट बाद गौरी दोबारा पुलिस को फोन करके कहती है कि अब सब ठीक है और पुलिस को आने की जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद गौरी की पूरी गवाही झूठी साबित हो जाती है। मजबूर होकर वो सच बता देती है कि शौर्य उस रात 1 बजे ही घर आ गया था और हमेशा की तरह उसने उसके साथ मारपीट की थी। गुस्से और नफरत में उसने अदालत में झूठ बोला ताकि किसी भी तरह शौर्य को सजा मिल जाए। जज उसे समझाते हैं कि अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वो अलग मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन हत्या जैसे मामले में झूठी गवाही देना बहुत बड़ा अपराध है। गौरी की बात बदलते ही पूरा केस पलट जाता है। अब अदालत के सामने ये साबित हो चुका था कि जिस समय सोमी पर हमला हुआ उस समय शौर्य अपने घर पर मौजूद था। सरकारी पक्ष के पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं बचता जिससे ये साबित किया जा सके कि हमला उसी ने किया था। आखिरकार सबूतों के अभाव में अदालत शौर्य को इस मामले में बरी कर देती है। जेल से बाहर निकलते ही शौर्य के परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है।
हर्षवर्धन राहत की सांस लेता है और शौर्य भी खुद को जीत चुका समझने लगता है। वो गौरी से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो सब कुछ बदल देगा। गौरी भी अपनी मजबूरी में उसके साथ घर लौट जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन के चेहरे पर जीत की खुशी बिल्कुल नहीं होती। उसने केस तो जीत लिया था, लेकिन अंदर से वो खुद को हार चुका महसूस कर रहा था। तभी मधु उसके पास आती है। वो कहती है कि वो हमेशा अर्जुन को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन आज उसने पहली बार उसे अपने उसूलों से समझौता करते देखा है। उसे पूरा यकीन है कि शौर्य ही असली अपराधी है, लेकिन अर्जुन ने अपनी चालाकी से उसे बचा लिया। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तभी पता चलता है कि कॉफी शॉप में अर्जुन ने अपना मोबाइल गलती से नहीं छोड़ा था। उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि मधु वो मैसेज पढ़ ले और खुद गौरी को गवाह बनाकर कोर्ट में ले आए। अर्जुन पहले से जानता था कि गौरी ने उस रात पुलिस को फोन किया था, इसलिए उसके पास कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद थे। उसे सिर्फ सही समय का इंतजार था। यही वजह थी कि उसने पूरी चाल पहले से चल रखी थी। अब अर्जुन ने अपनी तरफ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था, इसलिए शौर्य भी अपनी शर्त के मुताबिक अस्पताल पहुंचकर बोन मैरो डोनेट कर देता है। ऑपरेशन सफल रहता है और डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि समयरा अब खतरे से बाहर है। कई दिनों बाद पहली बार अर्जुन और अवंतिका के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। अर्जुन अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखता है और उसे लगता है कि उसके लिए यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बार बार घूम रहा था। अगर शौर्य सच में बेगुनाह था तो उस रात सोमी के साथ आखिर हुआ क्या था? और अगर वो बेगुनाह नहीं था तो उसने ऐसा कौन सा खेल खेला जिससे अदालत तक को धोखा दे दिया? इधर शौर्य को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है। एक रात वो गौरी के साथ उसी तरह पार्टी कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे पूरा भरोसा होता है कि अब दुनिया का कोई भी इंसान उसे इस केस में दोबारा नहीं फंसा सकता। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अर्जुन की असली चाल अभी शुरू हुई है और यही कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाली होती है। तभी अचानक अर्जुन वहां पहुंच जाता है। अर्जुन को देखकर शौर्य मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि अर्जुन अपनी बेटी की जान बच जाने की खुशी में उसका शुक्रिया अदा करने आया है। लेकिन अर्जुन सीधे उसके सामने जाकर कहता है कि एक बात आज तक उसे परेशान कर रही है। वो जानना चाहता है कि आखिर उस रात सच में क्या हुआ था। पहले तो शौर्य बात को हंसी में उड़ा देता है, लेकिन जब अर्जुन बार बार वही सवाल पूछता है तो उसके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल जाता है। उसे लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अदालत उसे पहले ही बरी कर चुकी है। इसलिए वो खुद ही उस रात की पूरी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। शौर्य बताता है कि क्लब से निकलने के बाद वह सोमी को सुनसान जगह पर ले गया था। रास्ते में उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सोमी ने उसका विरोध किया और खुद को छुड़ाने लगी। गुस्से में आकर शौर्य ने अपनी कार की चाबी से उस पर हमला कर दिया। उसे लगा कि अगर वो जिंदा बच गई तो सब कुछ पुलिस को बता देगी। डर के मारे उसने उसे सड़क किनारे छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। कुछ दूर जाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और गौरी को फोन करके पूरी बात बता दी। लेकिन उसी समय पास की एक बिल्डिंग में रहने वाले लड़के ने उसे वहां खड़े हुए देख लिया था। यही वजह थी कि बाद में वो लड़का अदालत में गवाही देने आया था। शौर्य को यह भी याद आया कि उसका मोबाइल तो क्लब में ही छूट गया था, इसलिए उसने पास में बैठे एक भिखारी का मोबाइल लेकर गौरी को कॉल किया था। इसके बाद उसने और गौरी ने मिलकर खुद को बचाने का पूरा प्लान बनाया। गौरी ने तुरंत पुलिस को फोन करके घरेलू हिंसा की झूठी शिकायत दर्ज करवाई, ताकि रिकॉर्ड में यह साबित हो जाए कि उस समय शौर्य घर पर था। बाद में उसने दोबारा फोन करके शिकायत वापस ले ली। इसी नकली कहानी के सहारे दोनों ने ऐसा सबूत तैयार किया जिसने अदालत को भी धोखा दे दिया। लेकिन शौर्य से एक गलती हो गई थी। जिस भिखारी का मोबाइल उसने इस्तेमाल किया था वह जिंदा था और उसने शौर्य को साफ पहचान लिया था। ये बात पता चलते ही शौर्य ने अपने आदमियों को उसे मारने भेज दिया। उन लोगों ने भिखारी पर हमला भी किया, लेकिन वो किसी तरह बच गया और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अर्जुन बताता है कि जब शौर्य जेल में था उसी दौरान उसे इस भिखारी के बारे में पता चल गया था। वह अस्पताल जाकर उससे मिला और उसने शौर्य के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद अर्जुन ने उस आदमी तक भी पहुंच बनाई जिसने भिखारी पर हमला किया था। पहले तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस के सामने सारे सबूत रखे गए तो उसने भी सच कबूल कर लिया।
उसी समय अर्जुन समझ गया था कि असली कातिल शौर्य ही है, लेकिन अगर वह उसी समय यह सच अदालत में बता देता तो शौर्य कभी बोन मैरो देने के लिए तैयार नहीं होता और समयरा की जान नहीं बच पाती। इसलिए उसने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ समय तक चुप रहना ही सही समझा। उसने पहले शौर्य को अदालत से बाहर निकलने दिया, समयरा का इलाज पूरा करवाया और उसके बाद पूरे सबूत एक एक करके पुलिस और मधु तक पहुंचा दिए। यह सब सुनकर पहली बार शौर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि अर्जुन शुरू से ही सब जानता था, लेकिन फिर भी वह हंसते हुए कहता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अदालत उसे पहले ही बरी कर चुकी है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। शौर्य पीछे मुड़कर देखता है तो वहां मधु पुलिस टीम के साथ खड़ी होती है। मधु बताती है कि अब उनके पास नए सबूत हैं। भिखारी का बयान, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल, शौर्य के आदमी का कबूलनामा और कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो पहले अदालत के सामने नहीं थे। इन्हीं नए सबूतों के आधार पर पुलिस दोबारा कार्रवाई कर सकती है। इतना सुनते ही पुलिस शौर्य को वहीं गिरफ्तार कर लेती है। इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली हंसी नहीं होती, बल्कि साफ डर दिखाई देता है। हर्षवर्धन भी अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। आखिर में अर्जुन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसकी बेटी सुरक्षित थी, सोमी के लिए इंसाफ का रास्ता भी खुल चुका था और एक अपराधी आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ गया था। मधु अर्जुन की तरफ देखती है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि अर्जुन ने अपने उसूल नहीं छोड़े थे। उसने सिर्फ सही समय का इंतजार किया था ताकि एक तरफ अपनी बेटी की जान भी बच जाए और दूसरी तरफ असली अपराधी भी कानून से बच ना सके। इसी के साथ शौर्य को पुलिस अपने साथ ले जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म इक्का की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।